हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक फैक्ट अबाउट एग्रीकल्चर। चाहे आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दें, ये फैक्ट आपके हर जगह काम आएंगे। चाहे आप आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईबीपीएस सेफ होगा, एज वेल एज हरियाणा एडीयू के लिए ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आगे हमारी कोशिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इधर आप कमेंट कीजिए या फिर वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें आपका रेस्पॉन्स पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो एंगेज हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट एग्रीकल्चर। आई थिंक सभी स्टूडेंट जानते हैं दैट एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। और एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है, इसकी एविडेंस हमें कब से मिले हैं? 9000 BC। कौन सी एज थी जब एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई? इसको हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर या फिर कृषि की शुरुआत हो गई थी। लेकिन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज यू ऑल नो कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है इंडिया में। आइदर एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 to 60% पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जीडीपी किस पे बेस्ड है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी जीडीपी है या फिर इकोनॉमी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। अबाउट 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। रूरल हाउस होल्ड में अगर पूछे तो 70% जो हाउस होल्ड है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट 17% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है एग्रीकल्चर? 17%। तो इस टाइप के फैक्ट आपके एडीयू में भी एग्जाम में भी आ सकते हैं और एएफओ में भी। एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, 58% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इंडियन एग्रीकल्चर हैज रजिस्टर्ड इंप्रेसिव ग्रोथ इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 51 मिलियन टन इन 1951, लेकिन अब 250 मिलियन टन ये 2011-12 में इसको हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी टू 19.9% इन 2020 फ्रॉम 17.8% इन, ये पेंडेमिक के कारण कम हो गई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। द लास्ट टाइम इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी वॉज अबाउट 20%। 2003-4 में 20% के अराउंड था जो एग्रीकल्चर की जीडीपी थी, लेकिन फिलहाल अगर आपसे पूछे आपको 17% पे फोकस करना है। और जो पीडीएफ है ये मैंने बनाई थी गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी वेबसाइट, और जो कुछ और भी ऑफिशियल वेबसाइट है किसी अच्छी कोचिंग की, वहाँ से भी मैंने इसको इंक्लूड किया था, जो कि स्टेट पीसीएस में भी बहुत हेल्पफुल है। अब अगर हम देखें कुछ बेसिक फैक्ट, इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जिंजर, ओकरा, पोटैटोज, अनियन एंड ब्रिंजल अमंग द वेजिटेबल। और इंडिया रैंक करता है सेकंड इन वेजिटेबल एज वेल एज फ्रूट प्रोडक्शन में। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड दैट क्लेम 100% एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द एग्रीकल्चर। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हम बात करें, सभी प्रोडक्ट्स को मिलाएं, आइदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो इंडिया की सेकंड रैंक आती है। इंडिया वर्ल्ड्स रैंक इन सर्विसेज एंड इंडस्ट्री सेक्टर इज 9th नंबर पे है, एंड 5th इन द इंडस्ट्री, सर्विसेज में 9th नंबर पे। इसी के साथ हम एक और फैक्ट देख लेते हैं, जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? सर्विस सेक्टर सेकंड नंबर पे, इंडस्ट्री और थर्ड पे एग्रीकल्चर सेक्टर। 17%, 28 to 30%, 40 to 50%। सबसे ज्यादा अगर पूछे तो सर्विस सेक्टर, इंडिया के सर्विसेज 1990 से जब हमारा एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद सर्विसेज हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है या फिर और भी सर्विसेज हैं जो बहुत अच्छी है पहले से ही। ऑलमोस्ट हर टाइप की जो लैंग्वेज वो यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $87 बिलियन टू 459 इन द पास्ट 15 ईयर, 12% एनुअल ग्रोथ। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक का फैक्ट है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 9th। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है
सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होती है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 डिकेड्स टुवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ranging between 48 to 60%. In the year 2001 to 2002, this contribution declined to 26%. यहाँ पे एक और फैक्ट भी है कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इंडिया प्लस चाइना 50% जीडीपी ऑल ओवर वर्ल्ड ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा जो हमारा रॉ मटेरियल था या फिर जो भी अच्छी सर्विसेज थी वो या फिर जितना भी कमोडिटीज थी, आइधर हमारी लैंड को उन्होंने इनफर्टाइल भी किया था इंडिगो वगैरह से, तो वो यूरोप में शिफ्ट हो गई थी। एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर वर्क्स। इन इंडिया अदर सेक्टर हैव फेल्ड जनरेट मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द ग्रोइंग वर्किंग पॉपुलेशन। और ड्यूरिंग पेंडेमिक ओनली द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कौन सा सेक्टर पॉजिटिव में रहा था तो आपका एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर मेक्स प्रोविजन फॉर फूड फॉर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जैसे हमारा स्लोगन था, जान है तो जहान है। तो एग्रीकल्चर के बिना, एग्रीकल्चर ने बहुत सारे जो कंट्रीज थी उसको एक्सपोर्ट किया था। अभी लास्ट रिसेंट में अफगानिस्तान को हमने 5000 मैट्रिक टन वीट सेंड किया था, थोड़े दिन पहले श्रीलंका को भी दिया था। तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उस पे ऑलमोस्ट हर कंट्री डिपेंड करती है, चाहे वो किसी कंट्री से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हो। ड्यू टू एक्सेसिव प्रोसेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लेबर सरप्लस इकोनॉमी लाइक इंडिया एंड रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज एट ए फास्ट रेट। तो इन सब से जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है तो उससे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी देखी गई है, नए नए सेक्टर इंगेज हो रहे हैं। द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द फूड कंजप्शन इन दीज कंट्रीज आर वेरी लो एंड विद ए लिटिल इंक्रीज इन कैपिटा इनकम द डिमांड ऑफ फूड राइज स्टीपली। Therefore, unless agriculture is able to continuously increase its marketed surplus of food grain, a crisis like to emerge. Many developing countries are passing through this phase in a bid to increase food requirement in agriculture has been developed. ये थोड़ा सा फैक्ट आपको आई थिंक हैवी हो रहा होगा, आगे हम देखेंगे बहुत सारा अच्छा जो फैक्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। There is a general agreement on the necessity capital formation. Since agriculture happens to the largest industry in the developing country like India, it can and must play important role in the pushing up the rate of the capital formation. तो capital formation agriculture से directly attached है. If it is fails to do so, the whole process economic development will suffer a setback. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होती है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से, चाहे हम कॉटन की बात करें, जूट की बात करें या फिर और इंडस्ट्री जो है, तो फूड प्रोसेसिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। दिस इज ए जनरल फैक्ट। इंडस्ट्रियल फैक्टर जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट प्रोवाइड करवाता है। इंक्रीज इन रूरल परचेजिंग पावर इज वेरी नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आपकी परचेजिंग पावर नहीं होगी तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? एज 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया लार्ज फार्मर इंक्रीज्ड ड्यू टू देयर इनहांस्ड इकोनॉमिक एंड नेग्लिजिबल टैक्स बर्डन। तो टैक्स जो है टैक्स फ्री है एग्रीकल्चर अभी तक। और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, इंडिया 3rd रैंक पे आती है कि एक पर्सन इंडिया में कितनी, अगर 100 रुपये में अगर हम बात करें तो इंडिया में कितनी चीज़ें खरीद सकता है। अगर कंपेयर करें यूएस में तो 100 रुपये में वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है। तो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd रैंक पे है। इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडियन एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री। इंडियन जो ट्रेड है इंटरनल इन फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट हैं हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर।
तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। जैसे हम बात करें सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, देखो हमारा बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो जो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया जा रहा है वो सिर्फ एक टाइप से ट्रांसपोर्ट आप तक किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर से किस टाइप से जो हमारा सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो होगा, जैसे आपने कोई प्लांट लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी लिक्विड आइटम जो जूस वगैरह है, एग्रीकल्चर के जो फ्रूट्स वगैरह से आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, तो उसके बारे में अगर आपको वर्ल्ड वाइड उसकी रीच करनी है तो आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप अप्रोच करोगे किसी अच्छे एडवर्टाइजर को, तो आपकी जो मार्केटिंग करेगा उससे उस सेक्टर की ग्रोथ होगी और साथ के साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। और आज के टाइम में जब हम बात करें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी भी हो रही है और कुछ एक थ्रेट्स है। कंट्रीब्यूशन इन द गवर्नमेंट बजट, देखो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि हमारे 1950 में बने थे और 51 में स्टार्ट हुए थे, जिसको पहले क्या बोला जाता था, प्लानिंग कमीशन। एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज द प्राइम रिवेन्यू कलेक्टिंग सेक्टर फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट बजट। और एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट। हमारी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हाउएवर द गवर्नमेंट अर्न ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटी लाइक कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, इंडियन रेलवेज। Along with these, state transport system also earn a handsome revenue as freight charge of agriculture products, both semi-finished and finished one. Need for labor force, तो एग्रीकल्चर में लेबर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसमें कोई 3 पास नहीं है। ग्रेट कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो एग्रीकल्चर में जो cost advantage in several agricultural commodity in export sector because of low labor cost and self sufficiency in input supply। अब देखते हैं रिसेंट कंट्रीब्यूशन, जो हाल ही में एग्रीकल्चर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो एक पेज और हम देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोई भी सजेशन है, क्योंकि जब तक एडीओ की आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती तो ऐसी क्लासेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड जरूर करवाएंगे, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो। अदरवाइज आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी पे भी रिलाई कर सकते हो। इन 2019-20 total production of horticulture products in India was about 310 million टन, 310 मिलियन टन था जो प्रोडक्शन था 2019-20 में। इन 2029-20 इंडिया प्रोड्यूस 24 मिलियन टन्स ऑफ अनियन, एक्सपोर्ट अबाउट 2 मिलियन। अराउंड 10% जो अनियन है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 90% खुद कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपसे पूछे ऐसी कौन सी कॉमोडिटी है जो हम 90% कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी अनियन है। द पोटैटो प्रोडक्शन इन 2019 वाज अबाउट 51 मिलियन टन और टोमेटो की थी 19 मिलियन टन। एज पर एस्टिमेट टोटल फ्रेश वेजिटेबल प्रोडक्शन वाज अबाउट 97 मिलियन टन। तो फ्रेश वेजिटेबल की 97 मिलियन टन। इस टाइप के फैक्ट एफओ में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। अबाउट 16 मिलियन टन ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। तो 97 मिलियन में से 16 लाख टन हमने प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपोर्ट किए हैं वेजिटेबल्स के कंटेक्स्ट में। ग्रेप प्रोडक्शन कितना था, 1.9 लाख मिलियन टन। मैंगो वाज 49 मिलियन टन्स। प्रोसेस्ड जो थे वो अगर हम इंक्लूड करें तो 85 मिलियन टन्स था, वो टोटल था। एज 2019 लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ये राइज हुई थी 530 मिलियन कंप्लीट हो गई थी, इंक्लूडिंग कैटल, बफेलो, गोट, शिप, पिग एंड पोल्ट्री। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको ये बताना है जो हमने पहले पूछा था, आप देख लेना वो, और एक कैटल पॉपुलेशन जो है लाइव स्टॉक की, वो इंडिया की कौन सी रैंक है। इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट मिल्क टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यूएई एंड अफगानिस्तान। In 2019-20 about 190 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क वाज प्रोड्यूस्ड। 2019-20 में पोल्ट्री जो था ये 4 मिलियन टन्स का कंट्रीब्यूशन था। बफेलो मीट्स कितना था, 1.5 मैट्रिक टन।
इंडिया फिश प्रोडक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली 13,000 टन। और फिश के लिए हमने एक योजना शुरू की थी, मत्स्य संपदा योजना, और इसके लिए हमने सेपरेट मिनिस्ट्री भी बना दी है। तो अब जो फिशरी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आती, अलग से सेपरेट जो फिशरी मिनिस्ट्री है उसके अंदर में इसका अलोकेशन वगैरह होता है। अब लास्ट जो है कल देखेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट अबाउट 11 लाख मिलियन टन्स ऑफ बफेलो मीट, 14,000 मिलियन टन्स ऑफ द शिप एंड मीट एंड 3.5 मिलियन टन्स ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो जितना सारा फैक्ट था ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया था। तो अब इस वीडियो के नीचे आप लोग अपने सजेशन जरूर दीजिए। ये जो पीडीएफ है इसमें से अभी तक आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको ये बता रहा था कि आपको किस तरह से पढ़ना है, अप्रोच जो करनी है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक तो ये इकोनॉमिक को किस हिसाब से अफेक्ट कर रहा है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इकोनॉमिक का पार्ट है इस कमोडिटी का कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे प्लांट पैथो है तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई रोल नहीं है। इंसेक्ट इकोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो वो सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको हम अलग हिसाब से अप्रोच करेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है जो जनरल एग्रीकल्चर में चाहे आपसे हॉर्टिकल्चर पूछे तो हॉर्टिकल्चर का आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मान लो टोमेटो के लिए कोई टाइप किया है, तो वहां पे आपको कितना भी पता हॉर्टिकल्चर का, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। सो ये अप्रोच रखो कि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछे तो आपको वो क्वेश्चन टैकल करना है, तो करंट अफेयर किस हिसाब से पढ़ने हैं ये भी डिपेंड करता है। सो ये कंबाइंड सीरीज हमारी चलेगी। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स रहा तो अराउंड 150 पेज की पीडीएफ है, इसमें ओवरऑल फैक्ट आ जाएंगे। अभी तक जो था थोड़ा सा फैक्ट इकोनॉमी बेस्ड था, आगे आएगा वो एग्रोनॉमिकल बेस्ड है, उससे आगे हॉर्टिकल्चर भी आएगा। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी सजेशन वो दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट के साथ एंगेज हो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।